everyone. Our topic for today is cultural conflict and enculturation. तो बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कल्चरल या कल्चर ये सब क्या होता है, फिर कल्चरल कन्फ्लिक्ट ये क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे होता है, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट तो ये आप बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, उन दोनों के बीच में आपस का जो टकराव है उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और वो कैसे भी हो सकता है कि लोगों के जो गोल्स हैं वो अलग अलग है, या फिर स्कैर्स रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज की कमी होना, और लोग क्या चाहते हैं कि सारे रिसोर्सेज मेरे पास हो, तो उस पावर को अपनी पावर को बड़ा दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये रीजंस होते हैं। इनसे जो है वो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, मन मुटाव होते हैं, झगड़ा होता है, तो इसी को हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ये किसी भी वे में किसी भी टाइप से हो सकता है। बात करें कल्चरल की तो सोशली इनहेरिटेड जो हमारी हेरिडिटरी से हमें मिलती है चीज़ें, वैल्यूज़, नॉर्म्स जो कि शेयर्ड भी होते हैं और कुछ हम सीखते भी हैं, क्योंकि हम एक सोशल ग्रुप, एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके हम चीज़ों को सीखते हैं, तो वो सभी कल्चरल के अंदर आता है। तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट तो इन दोनों का ही, यानी कि वो कन्फ्लिक्ट जो कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीव्स के बीच में आते हैं, जब ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ या बिलीव्स क्लैश करें तब जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको हम कल्चरल कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। देखिए कन्फ्लिक्ट कैसे भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट एज वन दैट अकर्स व्हेन पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सर्टेन बिहेवियर कमिंग फ्रॉम देयर कल्चरल बैकग्राउंड्स आर नॉट मेट एज अदर्स हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। इन सब चीज़ों की वजह से कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सबके अलग बैकग्राउंड होते हैं, अलग उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो हमने ये देखा, तो अ कल्चरल कन्फ्लिक्ट कैसे भी हो सकता है। डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, स्ट्रगल हो सकता है कम्युनिटी के बीच में, और क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनके वैल्यूज़ अलग हैं, नॉर्म्स अलग है, हर चीज़ अलग होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। कोई अपने कल्चर को सुपीरियर मान के चलता है, दूसरा इंसान अपने को सुपीरियर मानता है। जैसे अगर आप देखें चाइना के अंदर जो है वो लोग जो है वो खाने में जो है वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, बल्कि इंडिया के अंदर जैसे और कंट्री में देखा जाए तो ये इस तरह इतना नॉर्मल नहीं होता है। तो वो उनका कल्चर है, उनके वहाँ का जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं, वहाँ का एरिया इस तरह का है कि वहाँ पर जो है ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, तो उन लोगों को जो है वो चीज़ें खानी पड़ती है, इसलिए वो उनके कल्चर में है। जबकि और जगह ऐसा नहीं है, तो उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगेगी, उनके लिए वो नॉर्मल होगा, और दूसरे लोगों के लिए बाकी चीज़ें, तो उसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ कन्फ्लिक्ट अकरिंग बिटवीन इंडिविजुअल सोशल ग्रुप दैट आर सेपरेटेड बाई कल्चरल बाउंड्रीज। अलग अलग कल्चरल बाउंड्रीज होती है, उसमें लोग अलग अलग सेपरेट होते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इन सब को ही हम कल्चरल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो आप जो है वो समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता क्या है। तो कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, यहाँ पर या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है दो अलग अलग कल्चर के बीच में, या फिर और सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती है, जैसे कुछ स्टेरियोटाइप्स चले आ रहे हैं, प्रेजुडाइसेस है, कुछ कल्चरल शॉक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। इनके थ्रू जो है वो कन्फ्लिक्ट होते हैं, मनमुटाव होते हैं। तो कल्चर हैज मैनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दैट इज कैन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद कस्टम्स मोरल दैट रेगुलेट बिहेवियर। कल्चर के बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है मोरल्स, कस्टम्स, जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है कि हमें कहाँ पर किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमें बताते हैं हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट अदर्स विच कैन रिजल्ट इन कल्चरल कन्फ्लिक्ट। तो नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है लोग किस तरह यूज़ करते हैं। अगर वो पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो सीखेंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, अच्छी वैल्यूज़ नॉर्म्स को सीखेंगे। लेकिन अगर उसको वो नेगेटिव यूज़ करेंगे तो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे और अपने आप को सुपीरियर मान के चलेंगे। और देखिए अगर कल्चरल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इससे बहुत बड़े लेवल पर जो है वो नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर डिफरेंट व्यूज़ थे स्लेवरी के लोगों के इन अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम, तो उससे क्या हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर हो गई, एक बड़ी वॉर हो गई। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लॉस है कल्चरल कन्फ्लिक्ट के होने से। आगे बात करें तो यही है कि कल्चरल कन्फ्लिक्ट को हम दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव और नैरो पर्सपेक्टिव। वाइडर यानी कि एक बड़े लेवल पर, जहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कल्चरल कन्फ्लिक्ट की वजह से कि एक वॉर हो जाती है, जैसे हमें अमेरिकन सिविल वॉर अभी देखी। नैरो पर्सपेक्टिव में भी जो है वो क्राइम्स होने लगते हैं, माइक्रो या मैक्रो लेवल पर जो है वो इसके थ्रू क्राइम होते हैं, सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट के होने की वजह से, लोगों के ओपिनियन आइडियाज़ का डिफरेंट होने की वजह से इतना बड़ा लॉस हो सकता है। आगे देखें तो क्या क्या कॉजेज है कल्चरल कन्फ्लिक्ट के। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है थ्रू लैंग्वेज, एटीट्यूड या वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप हरियाणा से है और आपकी हरियाणवी लैंग्वेज है और आप तमिलनाडु के अंदर गए हो, वहाँ पर कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आपको उनकी लैंग्वेज को समझने में, उनके एटीट्यूड को, उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन को समझने में
मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, आप कुछ गलत समझ सकते हो, वो आपको गलत समझ सकते हैं, इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कल्चरल इग्नोरेंस और इनसेंसिटिविटी की बात करें तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कल्चर का जो है वो उन्हें लगता है उनका कल्चर सुपीरियर है, तो इसको चलते हुए दूसरे कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की लैंग्वेज का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उनके खाने पीने, उनके पहनने, उन्हें हर चीज़ का मजाक जो है वो दूसरे लोग बना सकते हैं, या उसको ये बोल सकते हैं कि ये तरीका गलत है, ये हमारा तरीका सही है। तो इस तरह जो ये चीज़ें डेवलप होती है। लोगों को के पास बहुत कम अवेयरनेस होती है, वो नहीं जानते अलग अलग सोसाइटल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के बारे में। जैसे आप जो है वो या आप किसी पहाड़ी एरिया से हो तो आपके कपड़े, आपका सोशल लाइफस्टाइल सब अलग होगा, लेकिन अगर कोई इंसान गोवा से है उसका स्टाइल लाइफस्टाइल अलग होगा। वो कोस्टल सी के पास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन लोगों का रहने का स्टाइल हर चीज़ अलग होगी, तो लोगों की अवेयरनेस कम होती है, वो नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। इससे भी कल्चरल कन्फ्लिक्ट होते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस लोगों की डिफरेंट होती है, उनका परसेप्शन डिफरेंट होता है, और इससे मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट होती है, और ये फाइनली लेड करता है कल्चरल कन्फ्लिक्ट को। तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट एजुकेशन में इसका क्या रोल है, एजुकेशन में कैसे नेगेटिव पॉजिटिव क्या इफेक्ट डालता है, हम ये देखते हैं। तो अगर एक जो क्लासरूम है वो भी एक डाइवर्स क्लासरूम होता है, नॉर्मल क्लासरूम भी आप देखें, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के कल्चर के बच्चे वहाँ पर आते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, जो कि अफेक्ट करता है टीचर्स को और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को, क्योंकि क्या पता टीचर का बैकग्राउंड अलग है, वो स्टूडेंट के बैकग्राउंड से मैच नहीं कर पा रहा, उसकी लैंग्वेज अलग है। जैसे आप देखो कोई टीचर अगर दिल्ली से है और वो आसाम के अंदर पोस्टेड हुआ है, उसे आसाम के स्कूल के अंदर पढ़ाना है, तो उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती होगी, वहाँ के रहन सहने का तरीका नहीं आता होगा, तो इससे जो है वो अफेक्ट होगा, वो उसका क्लासरूम में क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो कराता है, और स्टूडेंट का इसके साथ जो टीचर है उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो schools must do something relevant to support teacher to talk about differences and help teacher effectively navigate them in order to build a strong relationship with the students and families. स्कूल भी कुछ ऐसा करे, टीचर्स को सपोर्ट करे कि वो इजीली टॉक कर पाए क्लासरूम के अंदर डिफरेंसेस के बारे में, और जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके स्टूडेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी। सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी क्लासरूम के अंदर हो सकती है। लाइक अगर टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है और वो गलती से उसने कुछ सेंटेंसेस बोले जो किसी को हार्मफुल हो सकते हैं, किसी के कल्चर में वो चीज़ें वो गलत मानते हैं, तो इससे जो है वो बच्चों को अफेक्ट होगा, उन्हें हर्ट हो सकता है, तो इसके हार्मफुल आउटकम्स भी हो सकते हैं, वो उसको गलत मिस इंटरप्रिटेशन का गलत हो सकता है इन चीज़ों को लेकर। तो इन चीज़ों का भी क्लासरूम के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। और when teacher lack the training to bridge these cultural gap, they can unknowingly punish a student for honoring practices they have learned at home। तो बच्चे जो है वो बच्चे तो अपने घर से कल्चर को सीखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन, तो वो अपने कल्चर को सीखते हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस उनके घर में बताई जाती है वो उसी को फॉलो करते हैं। बट अगर स्कूल के अंदर टीचर को उनके कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो जो है वो बच्चों को उस चीज़ के लिए पनिश कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि गलत है। तो इससे बीच में क्या होता है, बच्चे जो है बीच में फंस कर रह जाते हैं। तो ये जो कुछ इश्यूज है जिनको कम करने की नीड है। आगे देखें, सो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हम जो चेंज लाने के लिए ट्रेनिंग की नीड है, जिससे टीचर स्टूडेंट सबको जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर उसके बारे में पता हो और वो हर एक कल्चर की इक्वली रेस्पेक्ट कर सकें। टीचर शुड बी शोड बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दैट सपोर्ट टीचर टू बिकम मोर कल्चरली लिटरेट। टीचर्स को सिर्फ लिटरेट नहीं होना है, उन्हें कल्चरली लिटरेट भी होना है, अलग अलग कल्चर के बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। दिस अप्रोच इम्पायर टीचर टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन देयर इंटरेक्शंस। इससे क्या होगा, बच्चे जो टीचर है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर उनके पास ट्रेनिंग होगी कि कैसे अलग अलग कल्चर के बच्चों से, फैमिलीज से डील करना है, और स्कूल के अंदर भी कोई कन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। आगे देखें तो एनकल्चरेशन क्या होता है। हमने कल्चरल कन्फ्लिक्ट पढ़ा, कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ा। अब एनकल्चरेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, वो अपने कल्चर को अपने आसपास के लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से या सोसाइटी में जितने लोग हैं उनसे सीखता है अपने ही कल्चर की बातों को। As part of this process, the influences that limit, direct or shape the individual include parents, adults and peers। तो parent, adult और साथ में जो उसके friends हैं, peers हैं, उनसे वो चीज़ों को सीखता है। Enculturation is the process जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि culture that is currently established teaches an individual that accepted norms and values of the culture or society where the individual lives। जहाँ पर जो individual person रहता है तो वो उसी society के culture को, values को, norms को सीखता है। वो उसको अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा अगर घर में पैदा होता है तो स्टार्टिंग में जैसे उसकी माँ
उसको सिखाना शुरू करती है कि खाना आपको चम्मच से खाना है, अगर घर में कोई गेस्ट आए उनको कैसे ट्रीट करना है, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है उनको थैंक यू बोलना है। तो ये चीज़ें वो घर से ही सीख के चलता है। फिर वो बाहर सोसाइटी में आता है, पीयर्स से मिलता है, सोसाइटी के मेंबर से मिलता है, या घर में भी जो एडल्ट है वो उसको अलग चीज़ें सिखाते हैं। तो ये सब वो इन सब चीज़ों के वजह से वो अपने कल्चर को जान पाता है, समझ पाता है। यही प्रोसेस एनकल्चरेशन होता है। इसमें वो लैंग्वेज, वैल्यूज़, रिचुअल्स जो कल्चर के होते हैं वो सारी चीज़ें वो सीखता है। अब एनकल्चरेशन में प्रोसेस ऑफ बीइंग सोशलाइज इनटू ए स्पेसिफिक कल्चर, ये प्रोसेस है बच्चे को सोशलाइज बनाना है कल्चर के अंदर, क्योंकि जब वो कल्चर के बारे में समझेगा, जानेगा, तो कंफर्टेबल रहेगा उस कल्चर के लोगों से घुलने मिलने में, कम्युनिकेशन में, बात करने, हर चीज़ में उसे कंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि इंडिविजुअल सीख जाएगा कल्चर, सिंबल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन सभी से। इस तरह ये बिल्ड होता है। तो आप एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो किम जो थे एजुकेशनिस्ट, उन्होंने 1988 में डेफिनेशन दी थी एनकल्चरेशन की, कि एनकल्चरेशन एज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस वेयर चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न हाउ टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स, जहाँ पर बच्चे स्टार्टिंग में सीखते हैं कि दूसरों की कंपनी में, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे घुलना मिलना है। एज अडल्ट दिस इंटरनलाइज लर्निंग इनेबल दैम टू इंटरेक्ट इजीली विद द मेंबर्स ऑफ देयर कल्चर हु शेयर्ड अ सिमिलर इमेज ऑफ रियलिटी एंड सेल्फ। Thus the enculturation process had become the process in which individual adopt to the surrounding cultural forces through the years of socialization। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम देखें तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस क्या है एनकल्चरेशन का। तो एनकल्चरेशन हम बोल सकते हैं इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जब बच्चा लर्न करता है तभी वो एनकल्चर्ड होता है, अपने कल्चर को सीखता है। और ये स्टेटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कल्चर में भी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, कुछ नया आता है, कुछ पुराना हट जाता है रिचुअल। जैसे आप देखें तो पहले हिंदू कल्चर में क्या था, सती प्रथा का चलन था, लेकिन वो धीरे धीरे हटा दिया गया क्योंकि उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स थे। तो इस तरह डायनामिक है, चेंज होता रहता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चा पैदा होता है और इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनता है, अडल्ट बनता है, तब तक वो उस कल्चर को सीखता रहता है। और एनकल्चरेशन इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, क्योंकि अगर हम एनकल्चर्ड नहीं होंगे, अपने ही कल्चर को नहीं सीखेंगे, तो अपने आसपास के लोगों से, एक सोसाइटी के अंदर कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे और कैसे हम रह पाएंगे बिना कम्युनिकेशन, बिना किसी सोशलाइजेशन के। तो द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन इज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। हम यही बोल सकते हैं कि एनकल्चरेशन एक तरह से सोशलाइजेशन ही है, क्योंकि हम अपने कल्चर की चीज़ों को सीखते हैं, वैल्यूज़ को सीखते हैं, और उसको सीखने के बाद हम दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, तो ये हेल्प करता है कि हमें नई कल्चरल हैबिट्स, लैंग्वेजेस को सीखने में और गुड वैल्यूज़ को, जैसे हमारे कल्चर, किसी कल्चर के अंदर बताया गया कि वह तो हर जगह बताया जाता है कि चोरी करना वो गलत काम है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा इसको सीखता है थ्रू कल्चर, तो वो गुड वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट कर रहा है। इसी तरह वो क्लासरूम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है और इससे वो अंडरस्टैंड कर पाएगा इंडिविजुअल को और सोसाइटी को, और ये एडजस्टमेंट में भी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर कोई पर्सन जो है वो नॉर्मल एरिया से है और वो हिली एरिया में जाता है, तो पहले वो वहाँ का कल्चर सीखता है, धीरे धीरे उसकी वहाँ की लर्निंग होती है, फिर वो जब कल्चर को सीख जाता है, वो अनकल्चर्ड होता है उस कल्चर के अकॉर्डिंग, तो फिर वो वहाँ पे एडजस्टमेंट इजीली कर पाता है। तो यही है कि इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ न्यू इन्वायरमेंट और इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट हेल्प इन जजमेंट कैपेबिलिटी, क्योंकि हमें अगर प्रॉपर नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी चीज़ों के बारे में, हम दूसरे कल्चर को इजीली जज कर पाएंगे, देख पाएंगे किस कल्चर में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग यूनिटी, ब्रदरहुड, और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग डिजायरेबल कल्चर इन द पर्सन हिमसेल्फ एंड इन सोसाइटी। वो अपने अंदर भी जो चेंजेस कर सकता है और सोसाइटी के अंदर भी इसमें वो हेल्पफुल होता है एनकल्चरेशन। तो इसके एग्जांपल देखें तो चाइल्ड जो है वो लर्निंग हैबिट सीखता है, लाइक नॉट स्टीलिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इन स्कूल, ये भी एनकल्चरेशन होता है। या एक अमेरिकन मदर है, वो अपने बच्चे को सिखाती है कि उसे फोक से, नाइफ से खाना है, इंडियन मदर उसको सिखाती है चम्मच के थ्रू खाना है। तो ये सब जो है वो इनकल्चरेशन के एग्जाम्पल है। और जो बच्चा है या जो भी स्कूल के अंदर कोई बच्चा गया है, स्टूडेंट है, तो वो अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे बात करते हैं उनसे, वो उनकी एक्सेप्टेबल एक लैंग्वेज है उसको सीखता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो एग्जाम्पल्स हैं एनकल्चरेशन के। होप सो आप ये एनकल्चरेशन और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को समझ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।